वेलकम बच्चों। हम लोगों ने 3D की बेसिक वाली बातचीत, बेसिक के सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, ये सब क्या क्या होता है और क्या चीज़ें होती हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेट लाइन की तरफ स्विच ओवर करते हैं। स्ट्रेट लाइन इन 3 डायमेंशन। स्ट्रेट लाइन को शुरू करने से पहले हम थोड़ी सी बातचीत करना चाहेंगे कि मन में हमारे जो थॉट्स हो सकते हैं स्ट्रेट लाइन को लेकर, 3D में कैसा फॉर्म दिखाई देगा उससे रिलेटेड। कि 2 डायमेंशन में भी हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन पढ़ी है, तो 2 डायमेंशन में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमें कैसे दिखती थी। एक्स और वाई के बीच में इन जनरल कोई रिलेशन होता था एक इक्वेशन के फॉर्म में, है ना। लीनियर रिलेशन होता था, लाइक ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना। इन जनरल यही वाला फॉर्म होता है। बाकी पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस वाला एक स्पेशल केसेस हो गए ये दो। तो एक में एक्स नहीं होता है और एक में वाई नहीं होता है ना। बट इन जनरल हम लोग लाइन की इक्वेशन कैसे देखते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। और जहाँ पर वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन हमने देखा है, स्लोप इंटरसेप्ट देखा है, स्लोप पॉइंट देखा है, 2 पॉइंट देखा है, नॉर्मल फॉर्म देखा है, पैरामेट्रिक फॉर्म देखा है, बहुत तरह का फॉर्म्स हम लोगों ने देखा है ना। तो हम लोग अब मन में ये थॉट रख सकते हैं, ऐसा मन में बिल्कुल थॉट होगा कि 3 डायमेंशन में क्या होगा। 2 डायमेंशन में चूंकि एक्स और वाई में एक ऐसा इक्वेशन होता था लीनियर, तो 3 डायमेंशन में एक्स वाई और जेड में ऐसा एक रिलेशन आ जाएगा, लाइक 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 1। वहाँ पर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1 होता था, तो यहाँ पे z भी एक और आ जाएगा चूँकि 3 डायमेंशन है। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हमें इस टाइप का कोई इक्वेशन दिखाई देगा 3 डायमेंशन में, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। इस टाइप का एक्चुअल में इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का होता ही नहीं है 3 डायमेंशन में। ये वाला इक्वेशन, तो ऐसा इक्वेशन दिखने वाला 3 डायमेंशन में प्लेन का इक्वेशन होता है, जो कि आगे आएगा तो हम लोग भी समझ जाएंगे कि हाँ प्लेन है। जब प्लेन स्ट्रेट लाइन के बाद जब हम लोग प्लेन पे काम कर रहे होंगे तो आप भी आइडेंटिफाई कर पाओगे। अभी केवल ये सुनना है कि स्ट्रेट लाइन का फॉर्म अगर हमारे मन में ऐसा है कि 3D में भी स्ट्रेट लाइन का फॉर्म ऐसा ही होता है जैसा 2D में था, बस एक्स वाई के साथ साथ z का एक टर्म और बढ़ जाएगा, तो ये ऐसा नहीं होता है। ना ही स्ट्रेट लाइन के इतने तरह के फॉर्म्स हमें पढ़ने होते हैं जो हम 2 डायमेंशन में पढ़ के आते हैं, ठीक है। उस तरीके का यहाँ पे फॉर्म भी नहीं पढ़ना होता है। यहाँ पर हम लोग 2 तरह का फॉर्म पढ़ते हैं, उसको हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। हम लोग सिर्फ 2 तरह का फॉर्म पढ़ते हैं यहाँ पे। और बात करें कि वो फॉर्म फिर होते क्या हैं। क्या स्लोप पॉइंट फॉर्म जैसा कोई फॉर्म है 2 डायमेंशन में, जैसे स्लोप पॉइंट फॉर्म होता था, या 2 पॉइंट फॉर्म होता था, या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता था। यहाँ पर उन नामों से तो ऐसा कोई फॉर्म नहीं है ना। तो फिर यहाँ पर बात कैसी होगी, फॉर्म लिखेंगे हम लोग कैसा फॉर्म है। बट उससे पहले हम एक बात कहें कि यहाँ पर हमें जो इक्वेशन मिलेगी भी ना लाइन की, वो लाइन की इक्वेशन बेसिकली क्या बताएगा हमें, लाइन पर मूव करने वाले पॉइंट्स का क्या देगा, पोजीशन वेक्टर देगा, ठीक है। देखो कैसे करते हैं, पहला फॉर्म लिखो, ठीक है। लिखो, पहला फॉर्म लिखो, चीज़ें समझ में आएंगी। तो पहले तो हेडिंग डाल दो स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन हेडिंग पुट अप कर दो, और फिर उसके बाद हम लोग बात करें तो हेडिंग हो गई स्ट्रेट लाइन। इसमें पहला फॉर्म लिखो, फर्स्ट फॉर्म, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स on line passing through position vector of points on line passing through a point with position vector a, ठीक है। एक ऐसी लाइन जो कि उस पॉइंट से पास करे जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमें पता है कितना है, पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट का a है। और उस लाइन की एक खास बात और दी है, एंड
पैरेलल टू वेक्टर बी। ठीक है, मतलब एक ऐसी लाइन जिस पर एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता है, मान लो दैट पॉइंट इज कैपिटल ए, उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए है। और इस लाइन की खास बात यह है कि दिस लाइन इज पैरेलल टू वेक्टर बी। ठीक है, दिस लाइन इज पैरेलल टू वेक्टर बी, मतलब अगर हम वेक्टर बी को पैरेलली मूव कराते हुए ऊपर की तरफ ले आए तो लाकर हम इस लाइन पे क्या कर सकते हैं, इस वेक्टर को रख सकते हैं। ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तो लाइन की इक्वेशन हमें वैसे कोई 2 डायमेंशन जैसी इक्वेशन नहीं मिलेगी। हमें लाइन की इक्वेशन में क्या मिलेगा, लाइन की इक्वेशन बोलेंगे पर उसके बदले में हमें क्या मिलेगा, इस लाइन पर मूव करने वाले, इस लाइन पर लाई होने वाले डिफरेंट पॉइंट्स का क्या मिलता जाएगा, पोजीशन वेक्टर मिलता जाएगा। ठीक है ना, तो हम बोलते ज़रूर हैं लाइन की इक्वेशन हम लिख रहे हैं, बट वो लाइन की इक्वेशन हमें देती क्या है, इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सभी पॉइंट्स का हमें क्या मिलने वाला है, पोजीशन वेक्टर मिलने वाला है, और कुछ नहीं। ऐसा कोई 2 डायमेंशन जैसा कोई इक्वेशन नहीं मिलेगा एक्स वाई जेड को रिलेट करने वाला। ठीक है, तो उसके लिए करना क्या है, देखो बहुत सिंपल सा बात है। मान लेते हैं इस लाइन पर, ये तो समझ में आया ना कि वो जो भी लाइन है उस लाइन की खास बात क्या है, उस लाइन पर एक पॉइंट हमको पता है, उस लाइन पर एक ऐसा पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ए है। ठीक है, अगर मान लो हमें पॉइंट कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दिया होगा, मान लो मान लो 1, 2, 3 है वो पॉइंट, तो हम उसको पोजीशन वेक्टर में क्या लिख लेंगे, i + 2j + 3k, है ना। और क्या बताया है, वो लाइन किस वेक्टर के पैरेलल है ये भी बताया है। तो क्या करें, हम इस लाइन पर, इसी लाइन पर एक वेरिएबल पॉइंट ले लेते हैं जिसका पोजीशन वेक्टर कितना है, r है। ठीक है, मान लो दिस पॉइंट इज p। ठीक है, एक हमने पॉइंट ले लिया, वेरिएबल पॉइंट p, ठीक है, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, r हो गया। अब बताओ AP वेक्टर जो होगा, AP वेक्टर वो क्या होगा, AP वेक्टर p का पोजीशन माइनस a का पोजीशन, यानी r वेक्टर माइनस a वेक्टर होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा AP वेक्टर। और AP वेक्टर और B वेक्टर, अब बताओ ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, कोलिनियर है या नहीं है, AP वेक्टर और B वेक्टर। ये वाला जो AP वेक्टर बना है ना, ये A हो गया, ये P हो गया, तो ये जो AP वेक्टर बना है और ये जो B वेक्टर है, ये दोनों कोलिनियर है या नहीं है, बिल्कुल कोलिनियर है, क्योंकि हमने क्या बोला कि B को पैरेलली मूव करा के हम ले जाके उस लाइन पे रख सकते हैं ना। तो पैरेलल वाला केस भी था, तो कुल पैरेलल भी क्या हो गया, कोलिनियर ही हुआ। तो AP वेक्टर और B वेक्टर क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। इसका मतलब R माइनस A, R फिक्स तो है नहीं, R हम क्या ले रहे हैं, R हम इस लाइन पर क्या ले रहे हैं, मूविंग पॉइंट्स ले रहे हैं, है ना, अलग अलग पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर है। तो R माइनस ए भी क्या होगा, जब पॉइंट P बदलेगा तो पोजीशन वेक्टर R भी बदलेगा, और जब पोजीशन वेक्टर R बदलेगा तो R माइनस ए वेक्टर जो AP वेक्टर है वो भी बदलेगा। बट एक बात AP वेक्टर की फिक्स होगी वेक्टर B के साथ कि AP वेक्टर B वेक्टर के साथ क्या होगा, कोलिनियर जरूर होगा। तो R की अलग अलग वैल्यू के लिए हमें, सॉरी यहाँ A नहीं होगा, दिस विल बी कितना, B ना, ये होगा। तो हमें क्या मिला, R वेक्टर माइनस A वेक्टर बराबर लैम्डा टाइम्स B वेक्टर, ये मिला ना, बिकॉज R माइनस ए जो AP वेक्टर है और वेक्टर B आपस में क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो R माइनस ए बराबर क्या होगा, लैम्डा टाइम्स वेक्टर B होगा। बोलो सही है। लैम्डा क्या है, लैम्डा भी वेरिएबल है। ठीक है, लैम्डा वेरिएबल है क्योंकि जब पॉइंट R बदलेगा तो R माइनस ए भी बदलेगा, और R माइनस ए बदलेगा तो लैम्डा भी क्या होगा, बदलेगा। ठीक है, इसका मतलब वेक्टर R बराबर क्या हो गया, A प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर B। वेक्टर A को LHS से उठा के किधर ले आओ, RHS में ले आओ। तो वेक्टर R बराबर कितना हो गया, वेक्टर A प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर B। बोलिए सही है। दिस इज द वेक्टोरियल इक्वेशन ऑफ लाइन, दिस इज द वेक्टोरियल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ये जो हमें ये मिला ना, इस चीज़ को हम बोलते हैं वेक्टोरियल इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट with position vector A
एंड पैरेलल टू अ वेक्टर बी। अब इसमें एक्चुअल में क्या होगा, मतलब हमें अगर किसी लाइन की इक्वेशन पूछी जाए और हमें दो बातें बताए कि यार वो जो लाइन है वो एक पॉइंट से पास कर रही है, उस पॉइंट का हमने तुम्हें क्या बता दिया, कोऑर्डिनेट बता दिया या पोजीशन वेक्टर बता दिया। कोऑर्डिनेट बता दिया तो भी पोजीशन वेक्टर, बस क्या करना है, आई जे के लिख देना है उनके साथ, है ना। लाइक अगर पॉइंट ओरिजिन है तो वो पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, नल वेक्टर हो गया। अगर पॉइंट 1, 2, 3 है तो पोजीशन वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप हो गया। तो हमें लाइन पर एक पॉइंट पता हो और क्या पता हो, वो लाइन किस वेक्टर के पैरेलल ड्रॉ होनी है, किस वेक्टर के पैरेलल ड्रॉ होनी है। ये दो बातें अगर हमको पता हो तो हम लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो लाइन की इक्वेशन लिखने का मतलब लाइन पर क्या पाना, मूविंग पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर पाना। और वो मूविंग पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। बोलो ठीक है, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, यही होगा। अब होगा क्या, जैसे जैसे हम लैम्डा बदलेंगे, अब लैम्डा जैसे जैसे बदलते जाएंगे इसमें हमें ए प्लस लैम्डा बी की क्या मिलती जाएगी, अलग अलग वैल्यू मिलती जाएगी। जैसे जैसे हम लैम्डा बदलते जाएंगे हमें ए प्लस लैम्डा बी की अलग अलग वैल्यू मिलती जाएगी। और ए प्लस लैम्डा बी की अलग अलग वैल्यू मिलने का मतलब नए नए पॉइंट्स का क्या, वेक्टर आर, पोजीशन वेक्टर आर क्या मिलता जाएगा, नया नया मिलता जाएगा। सपोज हमने लैम्डा को 0 दिया है ना, इसी वाले को जगह पे हमने लैम्डा को मान लो 0 दिया, तो लैम्डा को 0 देंगे तो वेक्टर आर बराबर सीधे सीधे क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ए आ गया। मतलब लैम्डा 0 के लिए हमें जो लाइन पर पॉइंट मिलेगा वो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, वही पॉइंट जो शुरुआत से क्वेश्चन में दे रखा है। अगर हम लैम्डा की वैल्यू 1 देंगे तो पोजीशन वेक्टर आर कितना बनेगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बनेगा। लैम्डा 1 के करस्पॉन्डिंग हमें एक ऐसा पॉइंट मिल जाएगा लाइन पर जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अगर हम लैम्डा की वैल्यू -1 देंगे तो हमें उस लाइन पर वो पॉइंट मिल जाएगा जिसका पोजीशन वेक्टर क्या बन रहा है, लैम्डा -1 रखने पे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बन रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे लैम्डा हम बदलते जाएंगे हमें नए नए पोजीशन वेक्टर्स आर मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे, उसी लाइन पर मिलेंगे जिस लाइन की बातचीत हो रही है, जिस लाइन की दो खास बातें बताई है कि वो लाइन पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर ए से पास हो रही है और वो लाइन वेक्टर बी के क्या है, पैरेलल है। ठीक है ना, उसी लाइन पर हमें लैम्डा बदलते जाओ और सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे, हर एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। बस लैम्डा को वेरी करा दो -इन्फिनिटी से कहाँ तक, +इन्फिनिटी तक। लैम्डा विल टेक ऑल रियल नंबर्स, कहाँ से कहाँ तक, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक सारे रियल नंबर्स दे दो और उस लाइन पर हर एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पा जाओ। बोलो बात समझ में आई। सो ये है लाइन का इक्वेशन। ठीक है ना, यहाँ पर लाइन की इक्वेशन में हमारे पास 2D जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है ना, 2D जैसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जैसी इक्वेशन वहाँ पे दिखती थी एक्स वाई में वैसी इक्वेशन यहाँ पर एक्स वाई जेड में दिखाई देगी। समथिंग एक्स प्लस समथिंग वाई प्लस समथिंग जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसी कोई इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की नहीं होगी 3 डायमेंशन। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन में जो इक्वेशन मिलेगी हमें लाइन की, 3D में जो हमें इक्वेशन मिलेगी स्ट्रेट लाइन की, वो इक्वेशन ऐसी होगी कि वो इक्वेशन में हमें क्या मिल रहा होगा, पॉइंट का उस लाइन पर लाई होने वाले पॉइंट्स का क्या मिलेगा, पोजीशन वेक्टर मिलेगा। जैसे जैसे लैम्डा बदलते जाएंगे नए नए पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर क्या होता जाएगा, मिलता जाएगा। बोलो ठीक है, समझ में आई बात। तो ये ध्यान रहेगा। चलो एक आध तो, एक ज़्यादा नहीं, एक दो एग्जाम्पल करते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन करने लायक काम हो जाए, फिर हम लोग क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू करेंगे। एक इसी पर फॉर्मूला बेस्ड ही एक क्वेश्चन करते हैं ना। देखो, फाइंड द लाइन पासिंग थ्रू, पॉइंट दे देते हैं, पॉइंट इज 5 - 2 4 ले लो, पॉइंट इज 5 - 2 4। ठीक है, फाइंड द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू वेक्टर
किस वेक्टर के पैरेलल है? 2i माइनस जे प्लस 3k इस वेक्टर के पैरेलल है। 5 माइनस 2 4 से पास हो रही है और पैरेलल टू द वेक्टर 2i माइनस जे प्लस 3k। ठीक है, तो चलो बस अब कर लिया जाए। इसमें कैसे करोगे? तो लाइन बोला जरूर है बट वो लिखना क्या है, वही लाइन की इक्वेशन वही है, उसी को लाइन की इक्वेशन बोलते हैं ना, जो पोजीशन वेक्टर आर का फॉर्म लिखा था, ए प्लस लैम्डा बी। तो पोजीशन वेक्टर आर इज इक्वल टू वो पॉइंट जहाँ से लाइन पास हो रही है, वो पॉइंट का देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिया है, तो 5 माइनस 2 और 4, तो इसको पोजीशन वेक्टर में बदल दो। पोजीशन वेक्टर में इसको बदलोगे तो क्या बनेगा? ए प्लस लैम्डा बी था ना, तो ए वेक्टर कितना हो गया? 5i माइनस 2j और प्लस कितना? 4k हो गया ए, प्लस लैम्डा टाइम्स बी। बी मतलब जिसके पैरेलल जानी है वो लाइन। तो वेक्टर कौन सा है? 2i माइनस जे प्लस 3k ना, तो ये हो गया 2i माइनस जे प्लस 3k। बोलो ठीक है। बस अब यहाँ पे भी हम ड्रॉप कर सकते हैं। अब जैसे जैसे लैम्डा बदलते जाएंगे हमें नए नए पॉइंट्स क्या होते जाएंगे, नए नए पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर मिलता जाएगा उस लाइन पर जिस लाइन की बातचीत हुई है कि वो लाइन 5 माइनस 2 4 से पास होनी चाहिए और 2i माइनस जे प्लस 3k के पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, और अगर चाहो तो पोजीशन वेक्टर आर के लिए तुम सारे कोऑर्डिनेट फॉर्म में अगर देना हो तो हम i अलग कर लें, j अलग और k अलग। तो i का कंपोनेंट कितना आएगा RHS में? 5 पहले ब्रैकेट से और 2 लैम्डा दूसरे ब्रैकेट से, तो 5 प्लस 2 लैम्डा i। ठीक है, फिर इसमें करते हैं हम लोग, अब j कंबाइन करते हैं तो प्लस कर देते हैं -2 माइनस लैम्डा j। ठीक है, प्लस k इकट्ठा करते हैं तो 4 प्लस 3 लैम्डा k। बोलो ठीक है, सही है ना? तो ये आ गया। अब जैसे जैसे लैम्डा हम बदलेंगे, मान लो हमने लैम्डा को 1 दिया, तो हमें इस लाइन पर जो पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा? लैम्डा 1 रखने पे रखो, देखो ये लैम्डा यहाँ 1 रखो, ये कितना बन रहा है? 7 बन रहा है ना, तो ये 7 हो गया, कॉमा दूसरे वाले में लैम्डा 1 रखो। लैम्डा की एक वैल्यू देंगे तो तीनों कोऑर्डिनेट कंट्रोल होगा ना, लैम्डा बदलने से तीनों कोऑर्डिनेट चेंज कंट्रोल हो जाएगा सिंगल लैम्डा। तो हर पॉइंट के लिए एक पर्टिकुलर लैम्डा होगा। ये ऊपर ही हम लोग कह सकते हैं ना कि यहाँ पर लैम्डा की एक वैल्यू रखो, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट पाओ, एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पाओ। लैम्डा की दूसरी वैल्यू रखो, दूसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पाओ। ठीक है, तो ऊपर जो चीज़ है वही चीज़ नीचे, बस नीचे क्या कर दिया? आई अलग कर दिया, जे अलग और के अलग। तो लैम्डा 1 के लिए देखो क्या बन रहा था? 7 आया पॉइंट, -2 -1 कितना हो गया? -3 हो गया, और 4 प्लस 3 कितना हो गया? 7 हो गया। तो हमें उस लाइन पर ये वाला पॉइंट मिल गया लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए, 7 - 3 7। लैम्डा की कोई दूसरी वैल्यू देंगे, मान लो -1 देते हैं, तो एक फिर दूसरा पॉइंट मिलेगा। लैम्डा की वैल्यू अगर -1 दी है तो 5 - 2 रखो, कितना बना? 3 बना, -1 दे रहे हैं ना, फिर यहाँ पर -2 + 1 कितना हो गया? -1 हो गया और 1 हो गया। तो ये पॉइंट मिल रहा है लैम्डा की वैल्यू -1 के लिए। सो दिस इज़ द पॉइंट। तो इसी तरह जैसे जैसे लैम्डा बदलते जाओगे नए नए पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट मिलता जाएगा। ठीक है ना? तो ये हो गया अपना इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं ना। लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। कोई दिक्कत होगा तो पूछना है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत प्यारा टॉपिक है और बहुत सिंपल टॉपिक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 1 1। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट 1 1 1। मान लो ये पॉइंट सपोज ए है, ठीक है, इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन चाहिए एंड पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग एंड पैरेलल टू line joining B 1 -1 2 और C 2 2 3 कर लेते हैं। चल
एक ऐसी लाइन का इक्वेशन बताना है हमें जो पॉइंट ए 1 1 1 से पास होती है और किसी दूसरी लाइन जो कि बी और सी से पास हो रही है उसके क्या हो, पैरेलल हो। समझ रहे हो बात? मतलब ये एक पॉइंट है, दिस इज पॉइंट ए 1 1 1, यहाँ से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन चाहिए। ठीक है, यहाँ से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन चाहिए। और इस लाइन की खास बात यह है कि ये जो लाइन है दिस इज पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग B 1 - 1 2 एंड C 2 2 3। ठीक है, तो अब बताओ, कुछ है? बहुत बड़ी बात है इस क्वेश्चन में? बिल्कुल बड़ी बात नहीं है ना। पॉइंट ए से पास होने वाली लाइन चाहिए, तो पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर ना देके कोऑर्डिनेट दे दिया। तो 1 1 1 है, यानी आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। पैरेलल टू द वेक्टर बी के पैरेलल लाइन चाहिए। तो वेक्टर ना बता के क्या दे दिया हमें, 2 पॉइंट दे दिया। उन दोनों पॉइंट को मिलाने वाला वेक्टर हम बना लेंगे आराम से, है कि नहीं? वो तुम्हारी इच्छा है, तुम चाहे बी सी वेक्टर बनाओ चाहे सी बी वेक्टर बनाओ, है कि नहीं? ठीक है, क्योंकि हम लैम्डा की वैल्यू पूरी -∞ से +∞ तक कवर कर लेंगे। पॉइंट तो हमें सारे लाइन पे मिल ही जाएंगे। हम मेनली पैरेलल बोल के हम लोग मेनली यूज़ क्या कर रहे हैं, कोलिनियरिटी यूज़ कर रहे हैं ना। तो अपने को तो बस एक कोलिनियर वेक्टर चाहिए, लाइन किसके कोलिनियर है। बस हमें ये बता दो कि लाइन किस वेक्टर के साथ कोलिनियर बननी है, बस। हमें डायरेक्शन से मतलब नहीं है, हमें खाली कोलिनियरिटी चाहिए। तो चाहे बी सी वेक्टर बनाओ चाहे सी बी वेक्टर बनाओ, जो तुम्हारी इच्छा हो वो बनाओ। क्योंकि बस हमें ये पता चल जाएगा ना कि हाँ, लाइन फलाने वेक्टर के क्या होनी है, कोलिनियर होनी है। तो मान लो हम बी सी वेक्टर बना लेते हैं। ठीक है, बी सी वेक्टर, तो और बी सी वेक्टर बना लिया तो यही अपना वेक्टर बी का काम कर जाएगा। सी बी वेक्टर बना लेंगे तो वो वेक्टर बी का काम कर जाएगा। तो बी सी वेक्टर कितना होगा, सी का पोजीशन माइनस बी का पोजीशन ना। तो सी का पोजीशन तो 2i - i है ना, इतना ये सब तो कर लोगे। तो 2i - i हो गया। फिर जे का पोजीशन सब्ट्रैक्ट होगा, तो 2j और माइनस जे यानी प्लस जे। तो 2j प्लस जे कितना हो गया, +3j हो गया। और फिर 3k - 2k कितना हो गया, k हो गया। तो ये भी आ गया अपने पास, है ना। वेक्टर बी आ गया, इसी को वेक्टर बी माना है ना हमने, तो वेक्टर बी आ गया। और ए का पोजीशन वेक्टर कितना है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप ना। इसका पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बन जाएगा। तो बस लिख डालो लाइन की इक्वेशन, वेक्टर आर बराबर वो पॉइंट जहाँ से लाइन पास हो रही है उसका पोजीशन वेक्टर। तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम्स जिसके पैरेलल है लाइन, तो वो वेक्टर बी सी अपने ने निकाल ही लिया है। तो वेक्टर बी सी का पोजीशन वेक्टर कितना है, आई कैप प्लस 3j कैप प्लस कितना, के कैप। बोलिए ठीक है ना। बस अब कंबाइन, अब ये यहाँ पे भी हम ड्रॉप कर सकते हैं, बाकी जैसा ऑप्शन होगा एग्जामिनेशन में उस हिसाब से काम कर लेंगे। बोलेगा नहीं कंबाइन कर दो तो कंबाइन कर देंगे। तो लैम्डा प्लस 1 टाइम्स आई हो गया। ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना ना, वो सब गड़बड़ ना हो गई। और फिर लैम्डा प्लस 1 आई, जे कितना हो जाएगा, जे हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 1j। और के कितना हो जाएगा, लैम्डा प्लस 1k। बोलो ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। इसी तरह क्वेश्चन का वेरिएशन हो सकता है। अब इसके बाद मतलब यहाँ पे भी हम ड्रॉप कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर पूछे तुमसे कि चेक वेदर, इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं कि चेक वेदर 5 है ना, 5 हो गया, 13 5 लाइज ऑन द सेम लाइन और नॉट। जिस लाइन की इक्वेशन तुमने लिखी है वेक्टोरियल इक्वेशन, क्या उसी लाइन पर 5 13 5 लाई कर रहा है या नहीं लाई कर रहा है। तो अगर 5 13 5 अगर ये वाला पॉइंट उसी लाइन पर होगा तो इस पॉइंट के लिए भी कोई ना कोई लैम्डा जरूर बना होगा, इकलौता लैम्डा होगा। उसी लैम्डा से x कोऑर्डिनेट 5 आ जाएगा, उसी लैम्डा से y कोऑर्डिनेट 13 आ जाएगा, और उसी लैम्डा से z कोऑर्डिनेट 5 आ जाएगा। समझ रहे हो? क्योंकि हमने पहले बोला एक सिंगल लैम्डा
लैम्डा को थोड़ा सा बदलो, तीनों कोऑर्डिनेट बदल जाएंगे क्योंकि नया पॉइंट मिल जाएगा, है ना। तो जैसे ही हम लैम्डा को बदलेंगे हमें नया पॉइंट मिल जाएगा। तो सिंगल लैम्डा में चेंज करना मतलब नया पॉइंट पाना। अब नए पॉइंट के हिसाब से जिसको बदलना होगा सब बदलता जाएगा, ठीक है ना। तो अब उल्टा काम है कि हमें पॉइंट दे दिया और पूछ रहा है ये पॉइंट लाइन पर होगा या नहीं होगा। तो ये पॉइंट लाइन पर तभी माना जाएगा जब तीनों कोऑर्डिनेट से मिला हुआ लैम्डा भी क्या होगा, सेम होगा। तो अपने को जनरल फॉर्म मिला हुआ है लाइन का ना, ये देखो ये हम लोग को जनरल फॉर्म मिला हुआ है, ये मिल रखा है, ठीक है। अब इस पे देखो कि हमारा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये लैम्डा प्लस 1 आई, 3 लैम्डा प्लस 1 जे और लैम्डा प्लस 1 के, ये मिला हुआ है हम लोग को। अब एक्स कोऑर्डिनेट इक्वेट कर दो, लैम्डा प्लस 1 जनरल वाले में और जिस पॉइंट को चेक करना है बराबर 5, तो लैम्डा कितना आया, 4 आया, ठीक है। जे वाले में वाई मतलब अब जनरल वाले में वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 3 लैम्डा प्लस 1 है। और अपने जिसको चेक करना है उसमें वाई कोऑर्डिनेट कितना है, जिसको चेक करना है उसमें वाई कोऑर्डिनेट जो है 3 लैम्डा प्लस कितना हो रहा है, एक मिनट, तो 3 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 13 हो गया है ना। और z यहाँ से भी लैम्डा कितना आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू 4 आ रहा है। अब z वाले से देखो, लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 5, दिस इम्प्लाइज लैम्डा बराबर कितना, 4। तो लैम्डा की वैल्यू देखो तीनों जगह से क्या आ रही है, 4 आ रही है, ठीक है ना। तो तीनों जगह से सेम है, मतलब बिल्कुल सही बात है कि ये पॉइंट भी क्या होगा, उसी लाइन पे होगा, ठीक है। अब वापस रिवर्स देख सकते हो कि जो अपना जनरल वाला फॉर्म था ये वाला, लैम्डा प्लस 1 आई प्लस 3 लैम्डा प्लस 1 जे प्लस लैम्डा प्लस 1 के, तो इसमें अगर हम यही लैम्डा बराबर 4 रख दें तो हमें क्या मिल रहा है, 5 आई प्लस 13 जे प्लस 5 के मिल रहा है। और वही पॉइंट अपने को चाहिए था जो कि कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है ना। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि हाँ 5 13 5 इज ऑल्सो लाइंग ऑन द सेम लाइन, ठीक है। क्योंकि उसके लिए भी कोई ना कोई लैम्डा जरूर हमें मिला है ना। कौन वो लैम्डा क्या मिल गया, लैम्डा 4 मिला। अगर ऐसा होता कि x और y को सॉल्व करके लैम्डा 4 आता और z को सॉल्व करके लैम्डा 5 आता, समझ रहे हो। जैसे कि हमने यहाँ पे ये सॉल्व किया ना, देखो ये लैम्डा 4 आया, यहाँ से भी लैम्डा 4 आया। पर मान लो z वाला जब सॉल्व करते तो लैम्डा 4 ना आके क्या आता, 5 आता। तो दो जगह से लैम्डा सेम आने से नहीं होगा। दो जगह से अगर लैम्डा सेम है और तीसरी जगह से लैम्डा डिफरेंट है तो फिर क्या बोलेंगे ना, ये पॉइंट उस लाइन पर नहीं है, ठीक है ना। तीनों जगह से लैम्डा की वैल्यू सेम आएगी, देन द पॉइंट विल लाई ऑन द लाइन, अदरवाइज बोलेंगे पॉइंट लाइन पे नहीं है, उस लाइन पे नहीं है, ठीक है। समझ गए बात। चलो, तो हम लोगों ने ये सीख लिया कि हम लोग लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं जब हमें एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता हो जहाँ से लाइन पास हो रही है, और वो लाइन किस वेक्टर के कोलिनियर होनी है ये पता हो, देन वी कैन राइट द वेक्टोरियल इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। अब देखो इसी चीज़ को आप कार्टेशियन फॉर्म में बदल रहे हैं, सेम चीज़। इसमें अब आगे लिखो कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 z1, equation of line passing through x1 y1 z1 and parallel to a line with direction ratio ABC, A, B, C, ठीक है। एक ऐसी लाइन जो x1, y1, z1 से पास कर रही है और पैरेलल है एक ऐसी लाइन के जिसका डायरेक्शन रेशियो गिवन है ABC। कुछ नहीं, सब कुछ किया हुआ है, बस इसको उठा के वेक्टर में बदल डालो दोनों चीज़ों को, तो तुम्हारा पिछला फॉर्म तैयार हो जाएगा। तुम्हें ये पता है कि तुम्हें जो लाइन चाहिए वो लाइन कहाँ से पास हो रही है, एक पॉइंट x1, y1, z1 से, ठीक है। और जिस लाइन के पैरेलल जानी है ये लाइन, उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो पता है कितना, A, B, C, ठीक है। हमने
इसी में पहले बात की थी, इसी चैप्टर में बेसिक्स में प्रीवियस लेक्चर्स में, कि अगर हमें लाइन का डायरेक्शन रेशियो पता हो तो क्या हम उस लाइन पर एक वेक्टर लिख सकते हैं। डायरेक्शन कोसाइन से उसी लाइन पर यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं, और डायरेक्शन रेशियो से उसी लाइन पर एक वेक्टर लिख सकते हैं। उसका मैग्नीट्यूड जो भी होगा वो मॉड फॉर्मूले से आ जाएगा। मैग्नीट्यूड रूट ओवर एंड ए स्क्वायर प्लस बी, रूट ओवर एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट स्क्वायर से आ जाएगा। पर हम वेक्टर तो लिख सकते हैं ना, कि अगर किसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है तो उस लाइन उस लाइन पर एक वेक्टर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के होगा। मानते हो? तो क्या हमें जब ये पता है कि ये लाइन जो हमें चाहिए ये उस लाइन के पैरेलल है जिसका डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है, तो जिस लाइन के पैरेलल होना है उस लाइन पर एक वेक्टर नहीं बना सकते, क्योंकि हमें डायरेक्शन रेशियो तो पता ही है ना। तो वो जो अपना दूसरा रिक्वायर्ड वेक्टर था पिछले वेक्टोरियल फॉर्म में, कि लाइन को किस वेक्टर के पैरेलल होना है, वो वेक्टर तो हम ए बी सी से लिख सकते हैं ना इस लाइन पर। तो मान लेते हैं दैट वेक्टर इज सपोज लेट से कुछ भी, हम पहले काम करते हैं दोनों का ही लिखते हैं। पहले पॉइंट के बारे में बात कर ले। पॉइंट ए है मान लो, उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, x1 y1 z1 है। तो पॉइंट इसका हम पोजीशन वेक्टर लिख लेते हैं, कुछ लेते हैं पोजीशन वेक्टर, मान लो वेक्टर p ले लेते हैं, है ना। पोजीशन वेक्टर p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पॉइंट ए के पोजीशन वेक्टर को हमने पोजीशन वेक्टर p मान लिया, तो कितना बन जाएगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ये बनेगा। पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर ये बनेगा। और वो लाइन जिसके पैरेलल होना है इस लाइन को, उस लाइन का हमें डायरेक्शन रेशियो dr पता है, ABC। तो dr को यूज़ करते हुए इस लाइन पर हम एक वेक्टर लिख लेते हैं, और उस वेक्टर को हम लेट से q मान लेते हैं। तो जो रिक्वायर्ड लाइन है वो किस वेक्टर के पैरेलल होगी, वेक्टर q के पैरेलल होगी। मतलब वेक्टर q के साथ हमें क्या यूज़ कर सकेंगे, हम कोलिनियरिटी हम चाहते हैं। तो अब वही पुराने वाले फॉर्म पे हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ए बी सी के थ्रू हम एक वेक्टर क्या लिख सकते हैं, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। बोलो ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया कि हमें वो लाइन चाहिए जो वेक्टर पी से, वो एक ऐसे पॉइंट से पास हो रही है जिसका पोजीशन वेक्टर पी है, और जिस वेक्टर के साथ कोलिनियर हो रही है वो वेक्टर क्यू है। तो अपने पिछले वाले वेक्टोरियल फॉर्म में वेक्टर ए की जगह वेक्टर पी आ गया और वेक्टर बी की जगह वेक्टर क्यू आ गया। तो इस लाइन का हमें वेक्टोरियल फॉर्म ऐसा दिखाई देगा, पोजीशन वेक्टर आर इज इक्वल टू जिस पॉइंट से पास होना है उसका पोजीशन वेक्टर। तो पॉइंट ए से पास होना है, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर कितना है, पोजीशन वेक्टर पी है। तो पी की जगह क्या है, x1 i प्लस y1 j, है ना, और प्लस कितना z1 k, ये हो गया, प्लस लैम्डा टाइम्स जिस वेक्टर के पैरेलल होना है। किस वेक्टर के पैरेलल होना है, वो वेक्टर जो हमने उस लाइन पे बनाया है जिसका dr पता था ए बी सी। हमने कौन सा वेक्टर बनाया है, वेक्टर q बनाया है। तो वेक्टर q का पोजीशन, वेक्टर q क्या आया है, हमें मिला है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। बोलिए सही है, समझ में आई बात। अब देखो वेक्टर r क्या है, ये तो हमने यहाँ तक क्या बात कर ली, वेक्टोरियल इक्वेशन यूज़ कर लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। वेक्टर r क्या चीज़ है, वेक्टर r है इस लाइन पर मूविंग पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर, इस लाइन पर जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, जो कि लैम्डा की वैल्यू बदलने से बदलता जाएगा। तो वेक्टर r तो पोजीशन वेक्टर r क्या है, वेरिएबल है ना। तो अगर हम इस लाइन पर एक जनरल पॉइंट लें x, y, z, तो पोजीशन वेक्टर r क्या कहलाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बनेगा या नहीं बनेगा, बोलो। पोजीशन वेक्टर r क्या है, जनरल पॉइंट है लाइन पर। तो वो जनरल पॉइंट किससे डिनोट होगा, x1 y1 z1 फिक्स पॉइंट है, और जनरल पॉइंट किससे डिनोट होगा, कार्टेशियन फॉर्म में लिखोगे तो जनरल पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लोगे, स्मॉल x, y, z। ठीक है। तो उसका पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में उस पॉइंट को क्या लिखोगे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की, वही हमने लिखा है। अब देखो, अब इस पोजीशन वेक्टर आर को ऊपर पुटअप कर दो, इसको यहाँ पे पुटअप कर दो, तो क्या बनेगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के
पोजीशन वेक्टर आर इज इक्वल टू x1i प्लस y1j प्लस z1k प्लस लैम्डा टाइम्स ai प्लस bj प्लस ck। बोलो ठीक है। नाउ कलेक्ट ऑल द लाइक टर्म्स टुगेदर, सारे के सारे लाइक टर्म्स एक साथ कर लो। आई वाले सारे एक साथ, जे वाले सारे एक साथ, के वाले सारे एक साथ। तो क्या बनेगा, x माइनस x1 माइनस लैम्डा ए आई कैप प्लस y माइनस y1 माइनस लैम्डा बी जे कैप प्लस z माइनस z1 माइनस लैम्डा सी के कैप इज इक्वल टू कितना। नल हो गया। सब कुछ हम किधर ले आए, एक तरफ कर लिए सारा। अब बताओ आई कैप समथिंग आई कैप प्लस समथिंग जे कैप प्लस समथिंग के कैप नल कब होगा, व्हेन ऑल द कंपोनेंट्स आर जीरो, है कि नहीं, बिकॉज आई जे के आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, ये हम लोगों ने तो बहुत शुरू से पढ़ रहे हैं, वेक्टर की शुरुआत से पढ़ रहे हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन से, है ना। तो ये कब सेटिस्फाई करेगा, व्हेन ऑल द कंपोनेंट्स आर जीरो, मतलब ये भी ज़ीरो हो, ठीक है ना, ये भी ज़ीरो हो और ये भी ज़ीरो हो। तो कर दो तीनों को ज़ीरो। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x1 प्लस लैम्डा ए, y की वैल्यू क्या आएगी, y1 प्लस लैम्डा बी, और z की वैल्यू क्या आएगी, z1 प्लस लैम्डा सी। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ line in Cartesian form. This is the equation of line in Cartesian form. अब वही बात हुई ना, देखो टू डायमेंशन जैसा कुछ भी नहीं कि एक्स वाई जेड का रिलेशन आया, नहीं। क्या आया, यहाँ पे क्या चीज़ें हमको पता है, यहाँ पे हमें टोटल 6 चीज़ें पता है। ये जो हमने सब कुछ रेक्टेंगल के अंदर डाला है, इसमें हमें टोटल 6 चीज़ें पता है। x1 पता है, y1 पता है, z1 पता है ना, x1 y1 z1 पता है, abc पता है, तीनों के RHS में, x के RHS में, y के RHS में और z के RHS में, तीनों में हमें x1 y1 z1 पता है, abc पता है। एक सिंगल क्वांटिटी लैम्डा, लैम्डा बदलेगा, लैम्डा की एक वैल्यू डालोगे तीनों जगह तो x भी मिल जाएगा, y भी मिल जाएगा, z भी मिल जाएगा। लैम्डा इक्वल टू मान लो 0 दिए, तो लैम्डा इक्वल टू 0 रखते ही यहाँ पर, है ना, यहाँ पर एट अ टाइम सेम लैम्डा तीनों जगह दोगे, तो लैम्डा 0 देंगे तो x बराबर x1 आ जाएगा, y बराबर y1 और z बराबर z1। मतलब हमें सीधे सीधे उसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा, पोजीशन वेक्टर नहीं सॉरी, उसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। x कोऑर्डिनेट अलग मिलेगा, y कोऑर्डिनेट अलग और z कोऑर्डिनेट अलग, और फाइनली क्या बन जाएगा, x1, y1, z1। ठीक है, अगर हम लैम्डा की जगह 1 देते हैं तो पॉइंट क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आएंगे, x1 प्लस ए, y1 प्लस बी, z1 प्लस सी। ठीक है, लैम्डा की जगह -1 अगर देंगे तो पॉइंट क्या बनेगा, उसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, x1 माइनस ए, y1 माइनस बी, z1 माइनस सी। तो लैम्डा बदलते जाओ और वो लाइन जो कि x1, y1, z1 से पास हो रही है और पैरेलल है एक ऐसी लाइन के जिसका dr पता है a, b, c, उस लाइन की इक्वेशन ये रेक्टेंगल में लिखी गई है, जिसमें हमें क्या मिलेगा, लैम्डा बदलने से नए नए पॉइंट्स का x, y और z कोऑर्डिनेट मिलता जाएगा। ठीक है, अब देखो लैम्डा 0 यहाँ पे दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताओ, अगर मान लो कोई ऐसी लाइन है, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू सारी हम दे सकते हैं ना, पूरी -∞ से +∞, वेक्टोरियल में भी दे सकते थे और यहाँ पे भी दे सकते हैं -∞ से +∞, क्योंकि अगर सारे पॉइंट पाने हैं तो लैम्डा देना ही पड़ेगा, -∞ से कितना, +∞ तक। अब एक बात हम करते हैं कि एक्चुअल में देखो ये अपना फॉर्म है, दिस इज एक्चुअली द फॉर्म ऑफ कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ लाइन विद गिवन डायरेक्शन रेशियो, ये एक्चुअल में फॉर्म है यहाँ तक की वर्किंग। बट अभी हम इस वर्किंग को 2 लाइन और आगे बढ़ाएंगे, बट वहाँ पे कोई मन में डाउट नहीं आना चाहिए, इसलिए हम वो बातों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्योंकि असली फॉर्म यही है, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी जो हम 2 लाइन के बाद लिखने वाले हैं उस फॉर्म को दिमाग में रखा जाता है। ठीक है ना, एक्चुअल फॉर्म यही है।
ए बी सी क्या है? ए बी सी तो डायरेक्शन रेशियो है ना. ए बी सी इज़ द डायरेक्शन रेशियो. जिस लाइन के पैरेलल हमें लाइन चाहिए उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो है. डायरेक्शन रेशियो ये बताओ कि अगर जैसे कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री बना रही है, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री बना रही है, तो अल्फ़ा कितना होगा? 90 होगा, है ना. तो कॉस 90 कितना होगा? 0 होगा. तो ए की वैल्यू क्या आई? 0 आई या नहीं आई? क्योंकि कॉस अल्फ़ा 0 हो गया मतलब एल 0 हो गया. एल वाला पार्ट 0 हो गया, और एल वाला पार्ट 0 है तो ए वाला पार्ट भी 0 होगा. सिमिलरली अगर एम वाला पार्ट 0 है तो बी भी 0 होगा. सिमिलरली अगर एन 0 है तो सी 0 होगा. मानते हो? वही बात हम कह रहे हैं कि ए बी सी में 0 बिल्कुल हो सकता है ना. इट डिपेंड्स कि अल्फ़ा बीटा गामा क्या है. ठीक है, अगर अल्फ़ा 90 है तो ए 0 होगा बिकॉज ऑफ एल. अगर बीटा 90 है तो बी 0 होगा क्योंकि बीटा 90 से कॉस बीटा 0 होगा. कॉस बीटा 0 यानी एम 0 और एम 0 यानी बी 0. ठीक है, और अगर गामा 90 है तो कॉस गामा 0 होगा. कॉस गामा 0 का मतलब एन 0 और एन 0 का मतलब सी 0. ठीक है ना, 0 है तो दूसरा भी 0 होगा. नॉन ज़ीरो होता तो फिर तो वो कुछ भी हो सकता है, बट 0 के केस में तो 0 ही आएगा ना. क्योंकि 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो रिजल्ट क्या होता है? 0 होता है. तो ए बी सी में से 0 होना कोई दिक्कत नहीं है. ए बी सी कैन बी 0. तो अगर जैसे किसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो इस तरीके से है कि लेट्स से वो लाइन का डायरेक्शन रेशियो ये है, सपोज 0 1 और 2 है. डायरेक्शन रेशियो है ना, कोसाइन नहीं है, तो 0 1 2 तो हो सकता है. स्क्वायर का सम 1 हो ये ज़रूरी तो नहीं है. तो 0 1 2 को यूज़ करके फॉर्म क्या बनेगा? जो हमने रेक्टेंगल में लाइन लिखी है, अगर हमें जो रिक्वायर्ड लाइन चाहिए वो लाइन एक ऐसी लाइन के पैरेलल है जिस लाइन का डी आर 0 1 2 है, तो ये अपना रेक्टेंगुलर फॉर्म वाला जो इक्वेशन है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एज पर द क्वेश्चन, लैम्डा इंटू ए. लैम्डा इंटू 0 तो 0 हो गया, ख़त्म. तो x1 ही रहेगा. y बराबर कितना? y1 प्लस लैम्डा. और z बराबर कितना? z1 प्लस 2 लैम्डा. बोलो ये फॉर्म बनेगा. अब जैसे जैसे लैम्डा बदलते जाएंगे तो नए नए पॉइंट्स मिलते जाएंगे. ठीक है ना, समझ गए बात? लैम्डा 0 रखेंगे तब तो क्या मिलेगा? x बराबर x1, y बराबर y1 और z बराबर z1. लैम्डा अगर 1 रखोगे तो क्या मिलेगा? x बराबर x1. इस वाले में बात कर रहे हैं मैं ना. अगर लैम्डा की जगह 1 रखते हैं तो क्या मिलेगा? x बराबर x1, y बराबर y1 प्लस 1, z बराबर z1 प्लस 2. ठीक है, तो ए बी सी का 0 होने से कोई दिक्कत नहीं है. ए बी सी बिल्कुल 0 होगा तो लैम्डा इंटू 0 डिफाइन 0 बनेगा और x1 में 0 ऐड हो जाएगा. अगर b 0 होगा तो लैम्डा इंटू 0 0 हो जाएगा और y1 में 0 ऐड हो जाएगा. अगर c 0 होगा तो लैम्डा इंटू 0 0 होगा और z1 में 0 ऐड हो जाएगा. ठीक है, अब देखो, अब हम आगे की बात करते हैं. जो बात हम कहना चाह रहे थे, हम इतनी बातें क्यों किए कि ए बी सी 0 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है. तीनों जगह से जो हमने ऊपर वाले रेक्टेंगल में जो ये तीनों चीज़ें लिखी है ना, क्या क्या लिखा है? x बराबर x1 प्लस लैम्डा ए, y बराबर y1 प्लस लैम्डा बी और z बराबर z1 प्लस लैम्डा सी. तीनों जगह से लैम्डा निकाल लो, तीनों जगह से. तो लैम्डा की वैल्यू पहले से कितनी आएगी? x माइनस x1 बाई ए आएगी. दूसरे से कितनी आएगी? y माइनस y1 बाई बी. और तीसरे से कितनी आएगी? z माइनस z1 बाई सी. ये तीनों किसके बराबर हैं? लैम्डा के. तो यानी ये बराबर और ये तीनों बराबर किसके हो गया? लैम्डा के. बोलो ठीक है. तो ये इक्वेशन हमें दिखाई देती है किसकी? लाइन की, इन कार्टेशियन फॉर्म, एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन. इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन. ठीक है ना. अब यहाँ पे जब हम आने वाले कभी समय में यहाँ पर तुम्हें एक ही जगह जैसे कोई लाइन की इक्वेशन हमें लिखनी है सिमेट्रिक फॉर्म में, बोलेगा कि राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म. जहाँ पर एक ऐसी लाइन के पैरेलल हमें सिमेट्रिक फॉर्म की इक्वेशन तैयार करनी है
जो लाइन एक्स एक्सिस के साथ लेट से 90 डिग्री बना रही है और वाई और जेड के साथ भी कुछ कुछ एंगल बना रही है, एक्स एक्सिस के साथ 90 बना रही है, तो एक्स एक्सिस के साथ 90 बनाएगी तो अल्फ़ा कितना होगा 90, तो कॉस अल्फ़ा कितना 0, यानी L 0, यानी A कितना 0। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर x माइनस x1 बाई 0 लिखेंगे। उस समय तुम्हारे मन में डाउट आएगा कि सर आप ही तो बताते हो कि समथिंग बाई ज़ीरो इज़ नॉट डिफाइंड, फिर आप समथिंग बाई ज़ीरो लिखते हो खुद। इसी चीज़ के लिए हमने ऊपर बात की थी कि एक्चुअल फॉर्म ये नहीं है, दिस इज़ नॉट द एक्चुअल फॉर्म। एक्चुअल फॉर्म तो ये था जिसको हमने इसमें कन्वर्ट करके अपने पैरों पे खुद से कुल्हाड़ी मारी है। ये वाला फॉर्म जो कि हर समय डिफाइन था, ये वाला फॉर्म ऊपर वाला, उसको ज़बरदस्ती हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं। और यहाँ पर हम लोग फिर समथिंग बाई डिनोमिनेटर की ज़रूरत पड़ने पर हम डिनोमिनेटर को क्या लिखते हैं 0 लिखते हैं। अगर कोई भी एंगल 90 हो गया अल्फ़ा बीटा गामा में से, तो ए बी या सी में से करस्पॉन्डिंगली वो टर्म क्या होने वाला है 0 होने वाला है। तो सिमेट्रिक फॉर्म में लिखना है तो फिर हमें डिवाइडेड बाई में नीचे क्या लिखना है 0 लिखना है। पर ये 0 तुम्हारे मन में अब डाउट नहीं आना चाहिए कि समथिंग बाई 0 आप लिख रहे हो, 0 पे तो डिफाइन ही नहीं होगा, ये कैसे 0 हो सकता है। तो उसकी वजह ये है कि ये चीज़ हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। A0 बिल्कुल हो सकता है क्योंकि असली फॉर्म ये वाला नहीं है, असली फॉर्म तो ये वाला है, ऊपर वाला है फॉर्म। ठीक है, बात समझ में आई। इसलिए ABC का 0 होने से कभी भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सिमेट्रिक फॉर्म में अगर लिखना होगा तो हम बिल्कुल ये डिवाइड बाई 0 लिखेंगे, क्योंकि एक्चुअल फॉर्म ये वाला है ही नहीं। एक्चुअल फॉर्म तो वो था जो हमने ऊपर डिस्कस किया, और वहाँ पर ABC का 0 होने की बात हमने पहले कर चुकी है। ठीक है ना। तो अगर मान लो अल्फ़ा 90 हो जाता है और बीटा गामा कुछ कुछ है, तो सिमेट्रिक फॉर्म कैसा दिखेगा, x माइनस x1 बाई 0 इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी, जो एज़ पर द डेटा गिवन आएगा, और z माइनस z1 बाई सी, जो कि एज़ पर द डेटा गिवन आएगा। ठीक है। तो सिमेट्रिक फॉर्म में ये 3 टर्म्स लिखे जाते हैं। इक्वल टू लैम्डा बाय डिफ़ॉल्ट अंडरस्टूड होता है कि ये तीनों ही क्वांटिटीज़ का जो रेशियो है, ये तीनों एक चौथी क्वांटिटी लैम्डा के क्या है, बराबर है। बोलो ठीक है, समझ गए बात। तो ये होता है सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। बढ़े आगे, अब क्वेश्चन करें कुछ। चलो फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, अब बातों को थोड़ा पक्का करते हैं, है ना। चलो देखो, लिखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन पहला कार्टेशियन फॉर्म, दूसरा वेक्टर फॉर्म। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, शॉर्ट में लिख दिया हमने CF कार्टेशियन फॉर्म, तुम पूरा लिखना, और दूसरा क्या वेक्टर फॉर्म VF लिख दिया। विच इज पासिंग थ्रू 1, 2, 1, which is passing through 1, 2, 1 and equally inclined with the coordinate axis, and equally inclined with the coordinate axis. Equally inclined with coordinate axis। एक ऐसी लाइन का इक्वेशन बताना है जो 1, 2, 1 से पास हो रही हो और इक्वली इंक्लाइंड हो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। तो पॉइंट हमको पता है, तो ये पॉइंट किसका काम करेगा, x1, y1, z1 का, बिल्कुल, है ना। और हमें क्या कर, दूसरी चीज़ क्या दी है, इक्वली इंक्लाइंड विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस दी है। तो हमें उस लाइन का क्या चाहिए होगा, डायरेक्शन रेशियो चाहिए होगा, जिस लाइन के पैरेलल होना है। ठीक है ना, 1, 2, 1 से पास होने वाली लाइन, ठीक है, और वो लाइन क्या होनी है, इक्वली इंक्लाइंड विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस होनी। ये क्वेश्चन कैसे भी दे सकता है कि उस लाइन के बारे में ही बता दे इक्वली इंक्लाइंड विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस है, या ये कह दे कि ये लाइन उस लाइन के पैरेलल है
जो कि इक्वली इंक्लाइंड विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस है। दोनों बातें दे सकता है क्वेश्चन में, तो दोनों बातें एक ही है, क्योंकि जब दो लाइन आपस में पैरेलल होंगी तो चाहे हम एक लाइन के पहली लाइन के लिए कहें इक्वली इंक्लाइंड विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, या दूसरी लाइन के लिए कहें इक्वली इंक्लाइंड विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, दोनों एक के लिए कहेंगे मतलब वो बात दूसरे के लिए भी अप्लाई होगी, बिकॉज लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है ना। तो चाहे क्वेश्चन में कुछ भी हो, जिस लाइन के बारे में पूछा है वही लाइन के लिए कह दें इक्वली इंक्लाइंड विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, या जिस लाइन के बारे में पूछा है उसके बारे में ना कह के उसके एक पैरेलल लाइन के बारे में कह दे कि इक्वली इंक्लाइंड विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो डी आर तो दोनों का क्या आना है, सेम आना है। ठीक है। तो कोई भी एक केस लेके मान के काम आगे करते हैं। तो इक्वली इंक्लाइंड विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस है, यानी अल्फा बीटा गामा तीनों क्या है, इक्वल है। ठीक है। तो डी सी क्या हो गया, सेम हो गया, कॉस अल्फा कॉस अल्फा कॉस अल्फा, अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल है, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गया, पहले का भी कॉस अल्फा, दूसरे के करस्पॉन्डिंग भी कॉस अल्फा, तीसरा पार्ट भी क्या हो गया, कॉस अल्फा। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या बन गया, कॉस अल्फा कॉस अल्फा कॉस अल्फा, और तीनों सेम हो गया ना, तो कॉस अल्फा से तीनों को डिवाइड कर दो तो क्या बन गया, 1 1 1। तो डायरेक्शन रेशियो क्या आ गया, 1 1 1 आ गया। मानते हो, ये हो गया डायरेक्शन रेशियो, और पॉइंट हो गया 1 2 1। तो x माइनस x1 1 2 1 से लो 1 डिवाइडेड बाई बाद में लिख देंगे इज इक्वल टू y माइनस वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट कितना है 2 डिवाइडेड बाई बाद में लिख देंगे, z माइनस z कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट 1 डिवाइडेड बाई बाद में लिख देंगे, और डिवाइडेड बाई अब लिखते हैं ABC होता है ना नीचे, ABC यानी DR होता है लाइन का, तो लाइन का DR हमने निकाल रखा है, DC कॉस अल्फा कॉस अल्फा कॉस अल्फा आया था, यानी 1 1 1 आया DR, तो 1 1 1 हो गया। दिस इज द सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। और इसको कौन सा फॉर्म भी बोलते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, एक्स वाई जेड यूज़ करते हैं। वेक्टोरियल आएगा तो वेक्टर आर, वेक्टर नोटेशन यूज़ होगा। ठीक है। तो ये यहीं पे ख़त्म हो गया, बट हमें मन में पता है कि इक्वल टू लैम्डा है ये। ठीक है। अच्छा, अब अगर हमसे कोई पूछे कि यार ये बताओ, एक पॉइंट दे देते हैं, मान लो 3 4 3, अभी वेक्टोरियल फॉर्म लिखेंगे है ना, कार्टेशियन लिख लिया, वेक्टोरियल लिखेंगे। कोई हमसे पूछे कि यार ये बताओ 3 4 3 इसी लाइन पर है या नहीं है, इस लाइन पर है 3 4 3, कोई पूछ लिया अगर हमसे, तो हम क्या बोलेंगे उसको, 3 4 3 इस पे है या नहीं है। अगर 3 4 3 इस पे होगा तो 3 4 3 रखने पर, x की जगह 3 रखने पर, y की जगह 4 रखने पर, और z की जगह 3 रखने पर, ये जो रेशियो बनेगा ना तीनों जगह से, ठीक है, यहाँ से जो रेशियो बनेगा, यहाँ से जो रेशियो बनेगा, और यहाँ से जो रेशियो बनेगा, ये तीनों रेशियो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, और वही लैम्डा की वैल्यू होगी, क्योंकि तीनों बराबर तो लैम्डा के ही है ना। तो लैम्डा की, और पता ही है हर पॉइंट के लिए लैम्डा इकलौता ही आएगा ना, तो तीनों जगह से रेशियो सेम आना चाहिए। तो रख के देख लो, x की जगह 3, y की जगह 4 और z की जगह 3, तो ये वाला कितना हो गया, 3 माइनस 1 2 बाई 1 कितना हो गया, 2 हो गया। ये वाला कितना हो गया, y की जगह 4 रखने पर 4 माइनस 2 2 बाई 1 कितना, 2 हो गया। ये वाला कितना हो गया, z की जगह 3 रखने पर 3 माइनस 1 2 2 बाई 1 कितना, 2। तो देखो तीनों जगह से लैम्डा कितना आया, तीनों जगह से रेशियो कितना है, 2 2 2 आया, और एक्चुअल में तीनों वैल्यू क्या थी, लैम्डा की तो वैल्यू थी, तो लैम्डा की इकलौती वैल्यू तो आनी चाहिए हर पॉइंट के लिए, अगर वो पॉइंट लाइन पे है तो। इसका मतलब 3 4 3 किस पे है, लाइन पे है। ठीक है ना। अगर यही सपोज हम 3 4 3 की जगह 3 4 माइनस 3 कर देते, 3 4 3 की जगह 3 4 माइनस 3 कर देते, तो पहले से तो लैम्डा कितना आता, 2 आता, वाई कोऑर्डिनेट कितना आता, 2 आता। जब z वाले को सॉल्व करते हम, है ना, जब हम z वाले को सॉल्व करते तो देखो कितना आता, z की जगह -3 रख के देखो, तो z की जगह जब -3 रखोगे तो यहाँ पे तो -3 -1 -4 बाई 1 कितना हो गया, -4 हो गया। देखो दो जगह से तो सेम रेशियो आया, और तीसरी जगह से चेंज हो गया ना, 2 की जगह कितना है, -4 आया। इसका मतलब 3 4 -3 उस लाइन पर नहीं होगा। 3 4 3 था क्योंकि तीनों जगह से रेशियो सेम आया था, बट 3 4 -3 उस लाइन पर नहीं होगा। बोलो ठीक है।
चलो अब हम लोग क्या लिखना था, हम लोग को वेक्टोरियल फॉर्म लिखना था ना। तो वेक्टोरियल फॉर्म में क्या लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर आर बराबर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जहाँ से लाइन पास हो रही है। तो पॉइंट हम लोगों ने कितना लिया था, पॉइंट ऊपर दिया था ना, 1 to 1 से पास होना था, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ भी की थी। देखो ये वाली 1, यहाँ पे 2, ये 1, तो x1 y1 z1 है। तो पॉइंट से पोजीशन वेक्टर बना लो, तो i प्लस 2j प्लस कितना k, ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम्स क्या चीज़, डायरेक्शन रेशियो जो दिया था, अब उससे वेक्टर बना लेंगे। डायरेक्शन रेशियो कितना दिया था, 1 1 1 आ गया था ना हमारे पास, इक्वली इंक्लाइंड की वजह से। सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या आएगा, 1 1 1 आएगा। इससे और सिंपलेस्ट क्या होगा अच्छा सा, तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस कितना के कैप। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टोरियल फॉर्म। बोलो ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये वेक्टोरियल इक्वेशन आ गई लाइन की। 1 to 1 पॉइंट था, उससे अपने को ये मिल गया, पॉइंट से पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, और जिस लाइन के पैरेलल होनी थी उसका डी आर पता था, या डायरेक्टली लाइन का ही हमको डी आर पता चल गया था, है ना, कितना 1 1 1। तो डी आर से हमने वेक्टर लिख दिया, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, चलो देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। Find the Cartesian equation of line. Find the Cartesian equation of line passing through five minus 2 4 and parallel to the vector find the Cartesian equation of line passing through 5 minus 2 4 and parallel to the vector 2i minus j plus 3k। ठीक है, लाइन की इक्वेशन पहले लिख लेंगे कार्टेशियन फॉर्म में, और फिर चेक करना है एक पॉइंट के लिए कि वो पॉइंट लाइन पर होगा या नहीं होगा। दैट पॉइंट इज 7 minus 3 7। ठीक है ना, इस पॉइंट के लिए चेक भी करना है कि वो पॉइंट लाइन पे होगा या नहीं होगा। तो करी जाए कोशिश। पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया है, तो ये पॉइंट क्या काम करेगा, सॉरी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है, तो ये पॉइंट किसका काम करेगा, x1, y1, z1। कार्टेशियन फॉर्म में क्या लिखते हैं, x माइनस x1 यानी 5 हो गया, बाई नीचे बाद में लिख देंगे, y माइनस y1 कितना है -2, तो -2 कितना होगा +2, बाई बाद में लिख देंगे, इज इक्वल टू z माइनस z1 कितना होगा 4 होगा, तो z माइनस 4 बाई बाद में लिख देंगे। ठीक है, अब नीचे आया क्या, डायरेक्शन रेशियो ABC। तो जो वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स उठा लो, जिस वेक्टर के पैरेलल होना है लाइन को 2i माइनस जे प्लस 3k के ना, तो उसके कंपोनेंट्स उठा लो, तो कितना हो गया 2 -1 और कितना 3। ये हो गया, लाइन की इक्वेशन हो गई कार्टेशियन फॉर्म में, सिमेट्रिक फॉर्म में। अब क्या बोल रहा है, चेक करो कि 7 - 3 7 उस लाइन पर है या नहीं है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पिछले क्वेश्चन में बात कर ही ली थी, चेक कर दो, इस पॉइंट को उठा के रख दो सीधे सीधे इक्वेशन पे, x की जगह 7, y की जगह -3, z की जगह 7। अगर तीनों जगह से रेशियो सेम आया तब तो पॉइंट लाइन पर है, क्योंकि लाइन की इक्वेशन हमें ये मिली है, इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सबको यहाँ पे पुट करने पर रेशियो क्या बनना चाहिए, सेम बनना चाहिए, तभी वो पॉइंट लाइन पर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो 7 - 3 7 अगर लाइन पे होगा तो x की जगह 7 रखने पे यहाँ से कितना बनेगा 1 आएगा, 7 - 5 2/2 कितना 1, -3 रखो तो -3 + 2 -1 बाई -1 ये भी कितना 1 है ना, z की जगह 7 रखो, 7 - 4 3 3/3 कितना 1, तीनों जगह से 1 आ रहे हैं। इट मीन्स लैम्डा की वैल्यू एक्चुअल में हमको पता चल गई, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है, ये तीनों लैम्डा की वैल्यू तो आ रही है। अगर अलग आई होती तो फिर वो पॉइंट एक्चुअल में लाइन पे होता ही नहीं। सेम आने का मतलब इस लाइन पर जिस लैम्डा के करस्पॉन्डिंग हमें वो पॉइंट मिलेगा, वो लैम्डा की वैल्यू कितनी है 1 है। ठीक है ना, अगर हमसे कोई बोलता है कि यार इस लाइन पर जनरल कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा, जनरल कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा, तो जनरल कोऑर्डिनेट के लिए क्या कर दो, बस 1/1 तीनों को लैम्डा के साथ ले लो, इसको भी एक बार लैम्डा के साथ लो,
फिर इसको भी एक बार लैम्डा के साथ लो और एक बार इसको भी लैम्डा के साथ लो। तो पहला वाला लैम्डा के साथ लेंगे तो x कितना आएगा, 2 लैम्डा प्लस 5 आएगा। y वाला लैम्डा के साथ लेंगे तो माइनस लैम्डा माइनस 2 आएगा। z वाला लैम्डा के साथ लेंगे तो 3 लैम्डा प्लस 4 आएगा। सो दिस इज द जनरल कोऑर्डिनेट ना, दिस इज द जनरल कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ऑन द लाइन, ऑन द गिवन लाइन, जिसकी इक्वेशन हमें बोली गई थी। तो इस लाइन पर जनरल कोऑर्डिनेट हो गया। लैम्डा बदलते जाएंगे हम, एक हर पर्टिकुलर लैम्डा के लिए एक नया पॉइंट मिलता जाएगा। तो लैम्डा देखो अभी जैसे हमें ऊपर 1 मिला था, अब यही लैम्डा 1 रख के यहाँ देखो तो पॉइंट क्या बन रहा है, लैम्डा 1 रखो तो 2 5 कितना हो गया, 7 हो गया, -1 -2 -3 हो गया, 3 + 4 कितना हो गया, 7 हो गया। देखो आ गया ना, 7 - 3 7। और इसी पॉइंट को चेक किए थे तो हमें यहाँ पे कितना मिला था, 1 मिला था तीनों जगह से। देखो वही पॉइंट आ गया, 7 - 3 7 बन भी रहा है। मतलब ये सब ऐसे ही समझने वाली बातें हैं इनिशियल लेवल पे। अभी काम हमने सिर्फ इतना ही सीखा है कि लाइन को कैसे हम लिखते हैं, वेक्टोरियल इक्वेशन, हमें लाइन की इक्वेशन बार बार जो बोल रहे हैं वो इक्वेशन दिखती कैसी है, उसको लिखा कैसे जाता है, वेक्टोरियल फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो, ठीक है। तो अगर लाइन की इक्वेशन हमें वेक्टोरियल फॉर्म में लिखनी है तो हमें एक पॉइंट जहाँ से वो पास करेगी वहाँ का पोजीशन वेक्टर चाहिए, और जिस वेक्टर के पैरेलल होगी उस वेक्टर का हमें क्या चाहिए, सॉरी जिस वेक्टर के पैरेलल होगी वो वेक्टर चाहिए। तो अगर पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर ए है और पास और पैरेलल टू वेक्टर बी है तो आर बराबर ए प्लस लैम्डा बी, और उसी से फिर हमने तुम्हें ड्राइव करके दिखाई दिया कार्टेशियन फॉर्म कैसे बनता है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम लोग बाकी की बातें फिर नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। फाइंड द, हमें एक दे रखा है लाइन का इक्वेशन दे रखा है, हमें उसको वेक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और पहले उसका dr कैलकुलेट कर लेना है, उसके बाद करना है, ठीक है। लाइन का इक्वेशन है 6x - 2 इज इक्वल टू 3y + 1 इज इक्वल टू 2z - 2, ठीक है। 6x - 2 इज इक्वल टू 3y + 1 इज इक्वल टू 2z - 2, ये लाइन की इक्वेशन दी है। लाइन का डायरेक्शन रेशियो कैलकुलेट करना है और लाइन को वेक्टोरियल फॉर्म में लिखना है। डायरेक्शन रेशियो क्या नीचे लिख दें क्या, डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1, 1 1 1 हो गया डायरेक्शन रेशियो। बोल दिया जाए, नहीं बिल्कुल नहीं बोल सकते। डायरेक्शन रेशियो जो लाइन का कार्टेशियन फॉर्म होता है ना, डायरेक्शन रेशियो जो लाइन का होता है नीचे डिवाइडेड बाई ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी, वो कब कहलाता है, जब ऊपर x - x1 होता है। यहाँ पे देखो ऊपर x का कोफिशिएंट 1 नहीं है, y का कोफिशिएंट 1 नहीं है, z का कोफिशिएंट 1 नहीं है। तो सबसे पहला काम तो ये करना होता है कि सब जगह कोफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा, समझे। सबसे पहले x y z तीनों का कोफिशिएंट क्या करना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो वो करो। एक भी कोफिशिएंट ऐसा है जो 1 नहीं है तो पहले तो उसको 1 बनाना पड़ेगा। यहाँ तो तीनों ही 1 नहीं है तो तीनों को 1 बनाना पड़ेगा। उससे क्या करना है, तो 6x की जगह 6 हटाना है ना, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो 6x में से 6 हटाने के लिए हम ऊपर नीचे क्या करें, 6 से डिवाइड करें, है कि नहीं। तो ऊपर भी 6 से डिवाइड, नीचे भी 6 से डिवाइड। तो एक काम करा जाए, ऊपर 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या बने, या एक काम करो ऊपर 6 कॉमन निकाल के नीचे भेज दो, तो x - 1/3 डिवाइडेड बाई 1/6। बोलो ठीक है। पहले x वाले में से ऊपर से 6 कॉमन करके नीचे भेज दिया, y वाले में से ऊपर से 3 कॉमन करके नीचे भेज दो, तो y + 1/3 डिवाइडेड बाई कितना, 1/3 है ना। z वाले में से ऊपर से 2 कॉमन कर लो और नीचे भेज दो, ठीक है। अब यहाँ पे जो दिस इज़ नाउ द एक्चुअल में जो सिमेट्रिक फॉर्म
जिसमें हम लोग कंपेयर करके अब कह सकते हैं कि डायरेक्शन रेशियो क्या है और एक वो पॉइंट जहाँ से लाइन पास कर रही है वो क्या है, बोलो ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो कितना हो गया 1/6 कॉमा 1/3 कॉमा कितना हाफ हो गया ना, दिस इज़ ए, क्योंकि x माइनस समथिंग आ गया। दूसरे वाले में y प्लस है पर प्लस को माइनस ऑफ माइनस लिख सकते हैं क्योंकि y माइनस y1 होता है, और z वाले में तो फिर से माइनस है ही, z-1 है, तो ऑलरेडी z-z1 का फॉर्म है ना, ठीक है। तो ये 1/6 a हो गया, 1/3 b हो गया और 1/2 c हो गया, ठीक है, बोलो। अब इस डायरेक्शन रेशियो को सिंप्लीफाई कर लो, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दें ज़्यादा इसको आसान बनाने के लिए, तो 6 से मल्टीप्लाई करते तीनों को, तो 1 2 और कितना 3, ये हो गया डायरेक्शन रेशियो, बोलो ठीक है। तो 1 2 3 डायरेक्शन रेशियो हो गया। पॉइंट क्या है, ये x माइनस x1 है, ये y माइनस ऑफ y1 बना लेंगे और ये z माइनस z1 है। तो x1 की वैल्यू कितनी 1/3, y1 की वैल्यू प्लस 1/3 को क्या लिखोगे माइनस ऑफ माइनस 1/3 लिखोगे ना, तो ये हो गया। और z माइनस z1 का फॉर्म ऑलरेडी है, तो ये हो गया x1 y1 z1 पॉइंट, और डायरेक्शन रेशियो कितना हो गया 1 2 3, बोलो ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताओ, समझ गए ना बात। तो वेक्टोरियल इक्वेशन अब लिख सकते हैं हम। तो वेक्टोरियल इक्वेशन क्या होगी, वेक्टर आर बराबर पॉइंट, तो पॉइंट के लिए ये है ही, तो 1/3 आई कैप माइनस 1/3 जे कैप है ना, दिस इज 1/3 माइनस 1/3 जे कैप प्लस कितना के कैप। वेक्टर आर इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स पोजिशन वेक्टर बी, तो 1 2 3 से बनने वाला वेक्टर, तो आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। बोलो यार सही है, कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो ये फाइनली अपना लाइन का इक्वेशन आ गया किस फॉर्म में, वेक्टोरियल इक्वेशन के फॉर्म में, वेक्टोरियल फॉर्म में, ठीक है ना। चलो फिर हम लोग बाकी की बातें जो हैं इसको चीज़ों को एक बार और रिकॉल कर लेना, पहले की चीज़ें भी, प्रीवियस लेक्चर जो थे वो, और ये वाला लेक्चर भी जो हमने आज जो कुछ भी समझाया इस लेक्चर में। फिर हम लोग अब इसी चीज़ को और आगे बढ़ाएंगे, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, और फिर कुछ और क्वेश्चंस करने के बाद फिर हम लोग लाइन का भी एक और फॉर्म आएगा, बिल्कुल वो भी वैसा ही है, उसमें इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेंगे पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ठीक है ना। और वो वाला फॉर्म भी इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कुछ हद तक ये दोनों, ये फॉर्म ऐसा नहीं लगा जो अभी हम लोगों ने किया स्लोप पॉइंट फॉर्म जैसा। स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या बताता है कि एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन जिसका स्लोप पता है, वो स्लोप उसी लाइन का भी दे देता था, या बोल देता था कि वो लाइन किसी दूसरी लाइन के पैरेलल है, तो हम दूसरी लाइन का स्लोप निकाल के इस लाइन पे यूज़ कर लेते थे। बिल्कुल उसी टाइप की बातचीत यहाँ पे भी है कि ये लाइन किसी पॉइंट से पास हो रही है, और या तो इसका अपना डायरेक्शन रेशियो पता है या फिर किसी दूसरी लाइन का डायरेक्शन रेशियो पता है। डायरेक्शन रेशियो क्या है, डायरेक्शन से ही तो रिलेटेड है। वहाँ पे स्लोप टर्म था, यहाँ पे क्या है डायरेक्शन रेशियो टर्म है, ठीक है। वहाँ पे भी एक पॉइंट था लाइन पे, यहाँ पर भी एक पॉइंट था आज लाइन पे, तो समहाउ इट इज़ रिलेटेड विथ ना, कि वैसा ही फील आ रहा है। वहाँ का स्लोप पॉइंट फॉर्म और यहाँ का आज जो फॉर्म पड़ा, दे आर सिमिलर काइंड, बट वहाँ पर एक्स वाई में एक इक्वेशन रिलेशन मिलता था जिस टाइप का, वैसा रिलेशन यहाँ पर नहीं है।